हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। द ओनली रियल मिस्टेक इज़ द वन फ्रॉम विच वी लर्न नथिंग। यानी कि मिस्टेक्स जितनी भी होती है ना, वो हमें सिखाती हैं अगर हम उनसे सीखना चाहें तो। नहीं सीखे तो वो एक मिस्टेक बन के रह जाती है, वरना वो एक लेसन होता है, एक टीचिंग होती है। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी मिस्टेक से सीखते जाना है और आगे खुद में और अपनी प्रिपरेशन में सुधार करते जाना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। एक इंसर्जेंट ग्रुप है आसाम में, यूएलएफए ने साइन किया है पीस एग्रीमेंट विद सरकार, ठीक है, विद गवर्नमेंट। नमो भारत ट्रेन ये ऑपरेशनल कर दी गई है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसी से वो रिलेटेड है, पढ़ेंगे। ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। एआई का इथिकल यूज़ के लिए बताया गया है, मिसयूज़ ना हो इसके लिए सरकारें क्या क्या कर रही हैं, मतलब ग्लोबली और इंडिया में भी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। और जीएस पेपर 4 में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई को हम कैसे इथिकली मतलब उसका इथिकल यूज़ करें, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अपाची क्लाइमेट रिपोर्ट, ये जीएस पेपर 3 जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उसमें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एंड एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि आप कौन सा पॉइंट एसए में लिखेंगे, कौन सा पॉइंट इंटरव्यू में बोलेंगे। पीएम स्वनिधि, ये भी पीआईबी में डिस्कशन था इसका, तो ये भी इसका भी डिस्कशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पहली न्यूज़ कवर करेंगे। यूएलएफए फैक्शन साइंस पीस एग्रीमेंट, शाह हेल्स एज इट इज़ अ गोल्डन डे फॉर आसाम। यानी कि सरकार के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ है, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब सरकार कह रही है कि ये आसाम के लिए गोल्डन डेज लेके आएगा, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंसर्जेंसी है, जो वहाँ के डेवलपमेंट को रोक रही है, ठीक है। इन अ मूव दैट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड एज अ गोल्डन डे फॉर आसाम एंड इट्स पीपल, अ प्रो टॉक फैक्शन of United Liberation Front of Assam signed a peace accord Friday with the government of center and the state. उन्होंने कहा है कि हम वायलेंस यानी कि हिंसा को छोड़ देंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ये होता है पीस एकॉर्ड, और जो पीस एकॉर्ड वहाँ की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसर्जेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है, लोगों को डरा धमका के रखना। जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस वहाँ पे हो रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं, ये थोड़े लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं। ये कहते हैं कि हम सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रही है, हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। ये इनकी आइडियोलॉजी होती है इंसर्जेंट्स की। आसाम हैज़ सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू यूएलएफए violence. Around 10,000 people lost their life in since 1979. यानी कि 1979 से अराउंड 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है यूएलएफए की वजह से। यहाँ पे अब पीस एकॉर्ड साइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आसाम के लिए, ठीक है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इज़ अ मिलिटेंट आउटफिट ऑपरेटिंग इन आसाम, ये चीज़ याद रखनी है। It seeks to establish an independent state of socialist Assam within armed struggle. यानी कि सबसे पहले ये थोड़े सक्सेशनिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी ये लोग चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट आसाम ये लोग इस्टेब्लिश करना चाहते थे, बट इनका तरीका भी गलत होता है। वो तरीका क्या है, वायलेंस, हिंसा, आर्म्ड स्ट्रगल के द्वारा ये लोग अपना एम अचीव करना चाहते थे। फाउंड किया गया था 1979 बाय परेश बरुआ, ठीक है।
मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने अब अगेंस्ट यूएलएफए चलाए थे, क्योंकि यूएलएफए वहाँ पे हिंसा कर रही है, लोगों को मार रही है, सरकार के खिलाफ है, तो वो अब मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे चलाने ज़रूरी थे। ठीक है, बिगिन हुआ था इन 1990, कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, उन्हें 1990 के बाद मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत एक आतंकवादी एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब आता है ऑपरेशन ऑल क्लियर। जब यहाँ पे अभी रिसेंटली अभी जो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आए थे इंडिया में, एंड उन्होंने याद किया है ऑपरेशन ऑल क्लियर को कि भूटान ने कैसे इंडिया की उस टाइम पे हेल्प की थी। उस टाइम पे भी न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आया है। ठीक है, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इन December 2003, ऑपरेशन ऑल क्लियर वॉज लॉन्च्ड बाय रॉयल भूटानीज आर्मी विद लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था भूटान के द्वारा हमारी इंडियन आर्मी को अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट्स ग्रुप, स्पेशली यूएलएफए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्लियर सदर्न भूटान ऑफ कैंप्स ऑफ यूएलएफए। ठीक है, यूएलएफए क्या है कि जो भूटान हो गए या जो अदर नॉर्थ ईस्ट जो मतलब स्टेट्स हैं ना जो म्यांमार से अटैच्ड हैं, वो क्या होता है, वो एक शरण ले लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि म्यांमार, भूटान और जो ऊपर मतलब नेपाल की तरफ भी वो लोग शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सरकारों से हमारा कोऑपरेशन ज़रूरी है इस इश्यू से डील करने के लिए। ठीक है, इसीलिए भूटान ने हमारी हेल्प की उस टाइम पे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया। डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको हटाना ही ऑपरेशन ऑल क्लियर का मकसद था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2003। ये डेट याद रखनी है क्योंकि ARO में बहुत फैक्चुअल से क्वेश्चंस होते हैं और ये ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, नमो भारत ट्रायल रन स्टार्ट्स ऑन 25 किलोमीटर सेक्शन टुवर्ड्स मेरठ साउथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिसेंटली नमो भारत ट्रेन चलाई गई है बिटवीन दुहाई टू मेरठ साउथ ऑन फ्राइडे। ऐसे क्वेश्चन UPPSC के ARO में पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नमो भारत ट्रेन के बारे में और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। ये 28 अक्टूबर 2023 को ये इनागोरेट किया गया था। ठीक है, PM मोदी के द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन्स विल बी नोन एज नमो भारत, मार्किंग अ न्यू एरा ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी एंड कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस दी जाएगी लोगों को। ठीक है, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस थे उन्हें क्या किया जाए, उन्हें कम समय में दूरी कवर की जाए। ठीक है, ठीक है, इस एंटायर नेटवर्क को माना जा रहा है कि 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ मेट्रो एंड कन्वेंशनल रेलवेज। ठीक है, मेट्रो से भी अलग है और कन्वेंशनल रेलवे से भी अलग है। RRTS is designed for longer trips with fewer stop, higher speed than metro। ठीक है, मेट्रो से ज़्यादा स्पीड होगी, लॉन्गर ट्रिप्स होंगी, बहुत कम स्टॉप होंगे, मोर रिलायबल है एंड हाई फ्रीक्वेंसी देन कन्वेंशनल रेलवेज। इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल अलॉन्ग अ डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, आप विकसित भारत के बारे में अगर कुछ कहते हैं या डेवलप्ड इंडिया 2047 या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, इन सब में आप इसका जिक्र करेंगे, इसका मेंशन आप करेंगे। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ये एडिटोरियल ठीक है, अगर आप मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट
आपको जीएस पेपर 3 में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ आता है, कुछ इथिकल यूज़ से रिलेटेड आता है, या जीएस पेपर 4 में पूछा जाता है, तो ये लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑन December 12 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है अपने ARO एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया था, इनागोरेट किया गया था इन दिल्ली December 12, ठीक है, याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिर। द वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह है, चैटबॉट है एंड कार्स वगैरह, रोबोट्स हैं, ठीक है, बिग डाटा, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। अब ये कह रहे हैं ऑथर कि वो इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि वो मानव ब्रेन को भी पीछे छोड़ दे रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या वो इथिकल है, क्योंकि जो मानव होता है ना वो इथिकली सोच सकता है, इथिकली काफ़ी सारे डायमेंशन से सोच सकता है, राइट, वैल्यूज़ अपनी वहाँ पे अपने एक्शंस में लेके आ सकता है। अब जो मशीन्स हो गए, रोबोट्स हो गए, फीलिंग्स तो है नहीं, अब एम्पैथी वगैरह की फीलिंग्स कहाँ से आएंगी, एम्पैथी जैसी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि इथिकल यूज़ होना चाहिए एआई का, अब चाहे वो मानव के द्वारा हो, चाहे वो एआई अपना यूज़ खुद करे, बट इथिकल होना चाहिए। In essence, we humans are using our own intelligence to create machines that we intend to call मतलब artificial, but in reality are more intelligent than humans, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ तो बना रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस से, बट वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जा रही है। A few years ago, February 28, 2020 is an unusual initiative. The Vatican hosts a dialogue in Rome to promote an ethical approach to AI। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, उसको एथिकल अप्रोच करने पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वेटिकन सिटी में। रोम कॉल फॉर एआई एथिक्स दैट कॉइन्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट एल्गोरिथिक्स, ठीक है, एल्गोरिथिक्स का मतलब है इथिकल एल्गोरिथम। अब इसमें क्या है, पीएम मोदी ने भी बोला था कि जो एल्गोरिदम होती है वो कैसे चले, वो एथिकल चले, ठीक है, वो बायस्ड ना हो, ठीक है। तो पोप एंड पीएम मोदी वही सेम अभी मतलब रास्ते पे खड़े हैं कि एथिकल यूज़ होना चाहिए एआई का। द दिल्ली डिक्लेरेशन रिलीज्ड एट द एंड ऑफ G20 इन September also underscored the concerns, gave a strong call for responsible human-centric AI। पीएम मोदी ने क्या बोला था कि एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई हो, ह्यूमन को सेंटर में रखा जाए, ठीक है, सिटीज़न को सेंटर में रखा जाए, और उनके वेलफेयर के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, एआई का यूज़ करेंगे, डेमोक्रेटिक मतलब जो डेमोक्रेसी जैसी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक यूज़ होना चाहिए एआई का। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से डीप फेक वगैरह की वजह से ये न्यूज़ में है। इंटरव्यू में पक्का इससे क्वेश्चन बनने वाला है कि जो ये अनएथिकल यूज़ हो रहा है एआई का, जैसे कि डीप फेक हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या इससे क्या क्या रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं इससे रिलेटेड एडिटोरियल को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। इंसिस्टिंग दैट अ फ्रेमवर्क इज़ नीडेड टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ एआई। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल यूज़ ऑफ एआई। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, ठीक है, कि भारत को मतलब भारत के साथ साथ भारत क्या कहता है कि अब एंटायर वर्ल्ड को एक टुगेदर साथ खड़ा होना चाहिए, और अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें एथिकल यूज़ ऑफ एआई को बढ़ाना है। द पोप रेज्ड अर्जेंट क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उन्हें रेस किया गया। ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज
Digital technologies, their impact on individual lives and on societies and on international stability and peace. He highlighted the need for preserving fundamental human values like inclusion, transparency, security, equity, privacy and reliability. ये GS पेपर 4 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको अभी के अभी नोट कर लेने हैं, ठीक है। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एवरेज एस्पिरेंट से ऊपर उठ पाएँ, क्योंकि जो एवरेज एस्पिरेंट होता है वो मंथली मैगजीन पढ़ता है, आपको न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, ठीक है, और अपने आंसर को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। The new reality will be created not by human reason anymore, but by the machine mind empowered by artificial intelligence. In many respects, it is inscrutable too. यानी कि यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि अब आने वाली जो जितनी भी रियलिटीज़ है ना, वो ह्यूमन माइंड्स के द्वारा क्रिएटेड नहीं की जाएंगी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट की जाएंगी। Both Prime Minister Narendra Modi and Pope Francis are trying to highlight this major discrepancy. It is the time for world leadership, ये आप अपने conclusion में लिखेंगे, ठीक है। It is the time for world leadership pause and thought about algorithms, the ethics of AI, ठीक है। ये चीज़ आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे, इंटरव्यू में कंक्लूजन में बोलेंगे कि अब समय आ चुका है कि AI के लिए हम खड़े हों, AI का मतलब इथिकल यूज़ हो, और जो नेशंस हैं उन्हें इसका भी ध्यान देना चाहिए कि मिसयूज़ ना हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं अगर आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। वो ऊपर से देखने में लगेगा कि मतलब इर्रेलेवेंट है, बट नो, वो होता है रिलेवेंट। अपाची क्लाइमेट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पे जो डाटा डिस्कस किया गया है या जो सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए, एसए के लिए एंड इंटरव्यू के लिए। एसए में भी आप काफ़ी सारे मल्टी डायमेंशनल होके आप लिखते हैं अपना एसए, ठीक है, काफ़ी सारे वेज में प्रेजेंट करते हैं। उसमें भी आपको एक इन्वायरमेंटल व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना होता है जिसमें इसका डाटा एंड कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Among a slew of pledges at COP28, COP28 सबसे पहला फैक्ट याद रखना है, दुबई में हुआ था। ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कवर करवा रही हूँ। इंडिया साइंड नन, ठीक है। इंस्टेड इट एंडोर्स्ड 2 डिक्लेरेशन, यानी कि इंडिया के द्वारा 2 डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया गया था COP28 में। वन रिलेटेड टू लो कार्बन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, and other focusing on making finance available, accessible and affordable, यानी कि फाइनेंस को क्या करना, उन कंट्रीज़ तक पहुंचाना जो फाइनेंस को इकट्ठा करने में असमर्थ है पर उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, किसमें, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके इमिशन को कट करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, बट वो फाइनेंस को कलेक्ट करने में असमर्थ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन इफ दिस ईयर्स प्लेजेस आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि UN क्या प्रेडिक्ट करता है कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस साल की जो जितने भी कमिटमेंट्स हैं अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो भी वर्ल्ड विल स्टिल एक्सीड द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट एट COP21 इन पेरिस इन 8 years ago, यानी कि COP21 पेरिस में क्या कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो थ्रेशहोल्ड है उससे इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, बट ये फिर भी इंक्रीज़ अब होने की राह पे है। कैलकुलेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम सिंस द रियो अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। इसीलिए मैं ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करवा रही हूँ क्योंकि ARO एग्ज़ाम आ रहा है, जो लोग ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाली जा सकें, ठीक है। वेयर UNFCCC वॉज एस्टैब्लिश्ड, रिवील द एवरेज अमेरिकन, जो एवरेज अमेरिकन है वो 700 टन्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट की है उसने बिटवीन 1992 एंड 2000,
19। ठीक है, इतने सालों में उसने 700 टन्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट की है। यानी कि एक एवरेज ग्लोबल एक एवरेज ग्लोबल पर्सन से 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना ज़्यादा। टू मीट द क्लाइमेट गोल्स जो यूएसए है उसकी जो करंट कमिटमेंट है उसे 2030 तक इमिशंस को कट करने वाली जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना होगा और नेट ज़ीरो अचीव करना होगा बाय 2050। अब ये उन कैटेगरीज में आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुआ था, औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पे बहुत सारी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट हुई और जो क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रहा है, राइट। इन्हें कहते हैं हिस्टोरिकल इमिटर्स, यानी कि हिस्ट्री में ये काफ़ी इमिट कर चुके हैं, तभी आज ये लोग डेवलप्ड भी कहलाते हैं। ठीक है, अब इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये उत्तरदायित्व बनता है, ये दायित्व बनता है कि क्या करें, फाइनेंस दे उन कंट्रीज़ को जो असमर्थ हैं इसमें। ठीक है, और ख़ुद के भी जो क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं उसे अच्छे से फुलफिल करें। एवरेज चाइनीज़ 200 टन्स ऑफ 200 टन्स जो सेम पीरियड बताया 1992 से 2019 तक उसने 200 टन्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को इमिट किया है। वहीं चाइना में देखेंगे, चाइना में तो उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है कि कोई क्लाइमेट रिलेटेड कोई किसी प्लेज का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा हो। चाइना कंटिन्यूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल फायर्ड पावर स्टेशन has led to the rising emission necessitating improvements in its place to reach the peak emissions by 2030। 2030 तक emissions के पीक पर पहुंच जाएगा जो वो कोल फायर स्टेशंस को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है ना, वो क्लाइमेट एक्शन को, वो क्लाइमेट चेंज को और ट्रिगर करेगा। वहीं देखिए इंडिया, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 19% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब ये कुछ अलग से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड। अब जो पहले जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, राइट, जो जिन्होंने हिस्ट्री में उतना इमिशन नहीं किया जितना यूरोप एंड अमेरिका ने किया, राइट। अब इन कंट्रीज से बोला जाए कि तुम एक्शन लो, नेट ज़ीरो अपने आप को अचीव करो, ठीक है, ये एक बायस्ड चीज़ होगी। ठीक है, ये अनफेयर होगा। द सेम अप्लाइज टू अफ्रीकन कंट्रीज़। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो तो अभी भी बहुत ही निचले स्तर से डेवलप कर रही हैं, वहाँ पर तो डेवलपमेंट शुरू हुई है अभी। अब उनसे कहा जाए कि आप क्लाइमेट कमिटमेंट्स को फुलफिल करो, अचीव करो नेट ज़ीरो, तो ये अनफेयर होगा, राइट। डिस्पाइट एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, कोल इन्वेस्टमेंट परसिस्ट, कंटिन्यूइंग अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ इंडियाज़ एनर्जी सप्लाई। जो इंडिया की एनर्जी सप्लाई है उसका 45% कहाँ से आ रहा है, कोल से आ रहा है। 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, कोल से हो रहा है। और कोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अराउंड 15 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एग्जामिनर ये वाला डाटा आपके सामने प्रेजेंट करे कि देखिए कितनी ज़रूरत है हमारे देश को कोल की। एनर्जी सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी का 70% प्रोडक्शन तो वहीं से हो रहा है। ठीक है, अराउंड 15 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं इसमें। तो हम एक एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ अब कैसे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, इफ़ द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द कोल इज़ नॉट वेल प्लान्ड, यानी कि अगर वेल प्लान्ड नहीं किया गया तो क्या होगा, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट उठानी पड़ेगी इंडिया को। द फोकस मस्ट बी शिफ्ट टू अपग्रेडिंग द ग्रिड, यानी कि जो ग्रिड है, जो सोलार पावर ग्रिड्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, फाइनेंशियल चैलेंजेस को हटाया जाए। ठीक है, जितने भी इन्हें ओवरकम किया जाए। जो डिस्कॉम जो लॉस फेस कर रहे हैं उनसे भी डील किया जाए, उन्हें भी हटाया जाए, सोलार मिनी ग्रिड्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। फाइनल COP28 टेक्स्ट हैज़ अनफोल्ड, नेचुरल गैस में भी यहाँ पे बात की जा रही है COP28 में कि नेचुरल गैस को भी हम बढ़ावा देंगे।
बट हम ये चीज़ भूल गए कि नेचुरल गैस के लिए मीथेन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट मीथेन क्या है, नियरली 45% ऑफ जो करंट वार्मिंग है ना वो मीथेन की वजह से है। यानी कि नेचुरल गैस भी मीथेन मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट करेगा, मीथेन को इमिट करेगा। Well, there was some progress at COP28 addressing methane is a crucial for swift progress against climate change। ठीक है, हम ऐसा ना हो कि हम नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते 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 हमने मीथेन बहुत सारा इमिट कर दिया। इंडिया कैन एड्रेस मीथेन कंसर्न्स बाय टैकलिंग एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि वाटर मैनेजमेंट टेक्निक को इम्प्रूव करके हम 5% ऑफ मीथेन कट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी हम अपग्रेड करके 80% ऑफ मीथेन मतलब मीथेन कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पैडी से मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। जो पैडी के जो ट्रांसप्लांटेशंस होती है ना, मतलब जो प्लांटेशन लगाया जाता है उसमें बीज, जिस वजह से मीथेन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का मतलब है कुछ ऐसी राइस वेराइटीज़ जिसमें प्लांटेशंस की ज़रूरत ना हो, पानी को इकट्ठा ना करना पड़े, ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को, ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड राइस को उगा के हम क्या कर सकते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, मीथेन का इमिशन कम कर सकते हैं। India has played a significant role in shaping the discourse by emphasizing equity, climate justice and energy access। हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है इमिशन इंटेंसिटी बाय मतलब हमने रिड्यूस किया है इमिशन इंटेंसिटी बाय 33%, ठीक है। एज कॉप कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू देयर इज़ अ होप इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि कॉप जैसे कि 28 और 29 जैसे कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी बात होगी, ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट पे भी बात होगी, मोरल प्रेशर दिया जाएगा उन कंट्रीज़ को जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत इमिट किया है, बट ये इतना सफिशेंट नहीं है। लीडर्स जो वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं उन्हें रोबस्ट कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। उनकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि जो कंट्री ज़्यादा इमिट कर रही है या जिस कंट्री ने ज़्यादा इमिट किया है हिस्ट्री में, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे फाइनेंस से और वो अपने कमिटमेंट्स को जल्दी फुलफ़िल करे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ये PIB से ली गई है, PM स्वनिधि बेनिफिट्स ओवर 57 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि 45 बेनिफिशरीज PM स्वनिधि से वुमेन है, ठीक है। 72% मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना PM स्वनिधि। PM स्वनिधि क्या है, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जून 1, 2020 को, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, लाइक ठेले वालास, उनको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल लोन देना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे वर्क में काम आती है, ठीक है। टू रिज्यूम देयर लिवलीहुड, जो इफ़ेक्ट हुए थे COVID-19 की वजह से, जो स्ट्रीट वेंडर्स इफेक्ट हुए थे उन्हें क्या देना है, लोन देना है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सिडबी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी, ARO के लिए भी। सिडबी विल मैनेज द क्रेडिट गारंटी टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज। ये वाला भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। स्कीम एप्लीकेबल होगी टू वेंडर्स, हॉकर, ठेले वालाज, रेहड़ी वालाज, ठेली फैड वालाज इन डिफरेंट एरियाज़, रूरल एंड अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़ में इन्हें जो सेमी अर्बन एरियाज़ के एंड रूरल एरियाज़ के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं मंडे को, कल संडे है। जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने वीक में पढ़ाया है उसका कल रिवीजन डे है, ठीक है। विदाउट रिवाइजिंग आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको मंडे का कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। रिवीजन
इज़ द की। ठीक है, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें आपको क्या करना है, अपने आंसर्स में अप्लाई करना है, क्योंकि मैं आंसर रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें बताती हूँ कि ये आपके जीएस पेपर, इस जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप एग्जैक्ट ऐसी लाइन्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। वो चीज़ इंप्लीमेंट करने का डे है कल। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। पीडीएफ्स बार बार नहीं खोलने चाहिए। ठीक है, पीडीएफ्स अगर हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स आप कलेक्ट कर लेंगे तो वो नहीं खुलती, बाद में आलस आता है उन्हें खोलने में। ठीक है, खुद के नोट्स होने चाहिए जो आप बार बार रिवाइज करें, जो आप अच्छे से आप उनके प्रति अटैच्ड हो, नोट्स के प्रति। ठीक है, खुद के नोट्स पे आपको रिलाई करना है। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।